जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 12वीं बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं के लिए जिनका एग्जाम 2024 में है। तो आज के सेशन के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 12 का जो हिस्ट्री है उसका जो 15वां लेसन है भारतीय संविधान का निर्माण, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको एनालिसिस करेंगे। तो इससे पहले भी क्या है कि इस चैप्टर से संबंधित जो है वो आपको क्या कि 3 क्लास जो है वो आपको हो चुकी है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखें तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे वहां से देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला टॉपिक है वो आपको क्या है, इसे आप लोग समझेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग को बुझा है या ना बुझा है तो आप लोग बताएंगे, उसके बाद फिर हम एक बार शुरू हो जाते हैं, फिर आप लोग देखेंगे इसे। देखिए, आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आप लोग बता सकते हो। उम्मीद है कि सारे लोगों को दिखते होंगे। देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है जिसके रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर है। मतलब कि प्रश्न में ही आपको क्या है कि आपको 2 आंसर जो है छिपा हुआ है। जैसे आपको क्या कि भारत का जो राष्ट्रगान है उसके रचयिता जो है रविंद्रनाथ टैगोर है। सबसे पहला चीज तो ये हो गया, ठीक है ना। तो भारत का राष्ट्रगान आखिरकार है क्या, तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है वंदे मातरम, ऑप्शन बी में जनगण मन, ऑप्शन सी कह रहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और ऑप्शन डी कह रहा है आपको हिंद देश का प्यारा झंडा, ठीक है ना। तो भारत का जो राष्ट्रगान है साथियों वो आपको जनगण मन है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर ये जो जनगण मन है इसको राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो आपको 24 जनवरी 1950 को। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो आप क्या कहोगे 24 जनवरी 1950 को। फिर यहाँ से एक बात आती है कि राष्ट्रगान के जो गायन अवधि है, क्या है गायन अवधि है वह क्या है, मतलब कि राष्ट्रगान को गाने में कितना समय का मतलब कितना समय लगता है या कितना सेकंड लगता है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो राष्ट्रगान की जो गायन अवधि है वो आपको 52 सेकंड है। कितनी है, 52 सेकंड है। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि आपको अर्ध गायन अवधि जो है इसकी क्या है, मतलब कि आधा राष्ट्रगान गाने में जो समय लगती है वो कितनी लगती है, तो राष्ट्रगान के जो अर्ध गायन अवधि है वह आपको 20 सेकंड है। कितना सेकंड है, 20 सेकंड। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो देखिए, ये जो भारत के राष्ट्रगान है जनगण मन, जिसके रचयिता जो है रविंद्रनाथ टैगोर है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे और पूछा जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, क्या है जन गण मन, इसे पहली बार कब गाया गया था, तो याद रखिएगा भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसे पहली बार आपको 1911 ईस्वी में क्या हुआ था कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न आएगा, क्या जानते हैं कि राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं 1911 में, ठीक है ना। और कहाँ था आपको कलकत्ता अधिवेशन में। और राष्ट्रगान जो था वो मूलतः आपको बांग्ला भाषा में क्या किया गया था कि आपको लिखा गया था। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रगान जो है मूलतः किस भाषा में लिखा गया था, तो हम क्या कहेंगे बांग्ला भाषा में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 देशों के राष्ट्रगान की रचना की है, एक आपको मतलब भारत का राष्ट्रगान जो कि आपको जनगण मन है, और एक आपको बांग्लादेश का राष्ट्रगान जिसका नाम है साथियों अमार सोनार बांग्ला। क्या है, अमार सोनार बांग्ला। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि ये जो अमार सोनार बांग्ला है यह किस देश का राष्ट्रगान है। तो देखिए, अमार सोनार बांग्ला जो है वो आपको बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। किस देश का बताइए, तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, ये आपको नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति है जिन्हें आपको 1913 ईस्वी में क्या हुआ था कि आपको साहित्य के क्षेत्र में जो था वो आपको नोबेल पुरस्कार जो था वो आपको दिया गया था। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे एशिया के वो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो था वो आपको दिया गया था। तो यहाँ से जो भी एनालिसिस हुई है इन चीजों को आपको याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि भारत का जो राष्ट्रगीत है वो आपको क्या है, तो साथियों याद रखिएगा भारत का जो आपको राष्ट्रगीत है वह आपको वंदे मातरम, क्या है वंदे मातरम है। और एक चीज याद रखिएगा कि राष्ट्रगीत के जो रचयिता थे मतलब रचना जो किए थे वो आपको कौन किए थे जानते हैं, तो राष्ट्रगीत के जो रचयिता थे वह आपको बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। और बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास था आपको आनंद मठ, उसी से आपको क्या है कि वंदे मातरम को लिया गया। और इस वंदे मातरम को गाने में
जो होता है वो आपको 65 सेकंड का जो होता है वो आपको समय लगता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितना है? तो आपको 52 सेकंड, आधा गाएंगे तो आपको 20 सेकंड। राष्ट्रगान जो मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो आपको बांग्ला भाषा में। और 1911 ईस्वी में राष्ट्रगान को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो साथियों क्या कहेंगे? कलकत्ता अधिवेशन में। और इसी का बाद में क्या हुआ था कि अंग्रेजी में जो अनुवाद किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने आपको गुड मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए राष्ट्रगान मूलतः लिखा गया था किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ था ना वह आपको किस नाम से हुआ था जानते हैं? तो गुड मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 31 नंबर प्रश्न है साथियों, इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न को समझिएगा। कह रहा है कि भारतवर्ष का अंतिम वायसराय जो था वो आपको कौन था? यानी कि भारत का अंतिम वायसराय जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था, यही हमारा प्रश्न है। ऑप्शन ए कह रहा है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी कह रहा है सर रेडक्लिफ, ऑप्शन सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी में कह रहा है सर हेनरी। क्या कह रहा है? सर हेनरी। ठीक है ना। तो देखिए भारतवर्ष के जो अंतिम वायसराय थे वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर कब आता है? तो आपको 24 मार्च 1947 को। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर कब आए थे? तो 24 मार्च 1947 को। और इन्होंने ही क्या किया था कि आपको भारत विभाजन की जो योजना है वो आपको 3 जून 1947 को क्या किए थे कि आपको पेश किए थे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो भारत विभाजन है इस भारत विभाजन की योजना को किसने पेश किया था? तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया था कि आपको पेश किया था। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि बताइए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए स्वतंत्र भारत के क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल क्या है? प्रथम गवर्नर जनरल जो बने थे वो आपको कौन बने थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और इसी लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में क्या किए थे कि आपको शपथ दिलाए थे। फिर यहाँ से एक ऑप्शन आया आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तीन के बारे में याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल। क्या कहेंगे? प्रथम व अंतिम क्या है? प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। क्या कहेंगे? भारतीय गवर्नर जनरल। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो हम क्या कहेंगे? तो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और इसमें प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि स्वतंत्र भारत के सीधे पूछा जाएगा प्रथम गवर्नर जनरल, तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है सर रेडक्लिफ। तो देखिए ये जो सर रेडक्लिफ है इसने क्या किया था जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो आपको सीमा रेखा का क्या किया था कि आपको निर्धारण किया था। मतलब कि पाकिस्तान और भारत के बीच का जो सीमा रेखा क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा, इसका जो निर्धारण किए थे वो कौन किए थे? तो आपको सर रेडक्लिफ ने। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो साथियों भारतवर्ष का जो अंतिम वायसराय था वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर कब आया था? 24 मार्च 1947 को। और इसी ने भारत विभाजन की एक योजना को पेश किया था 3 जून 1947 को। और इसी के आधार पर क्या हुआ था कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था वो आपको बना था। और इसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत क्या था कि आपको 15 अगस्त 1947 तक भारत जो है 2 अधिराज्यों में बट गया, एक आपको पाकिस्तान और एक जो था आपको भारत। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना। फिर यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनके बारे में इन चीजों को याद रखना है। और नमक सत्याग्रह के दौरान चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वो आपको क्या किए थे कि आपको दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का क्या किए थे कि आपको नेतृत्व किए थे। तो इन चीजों को याद रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको हम लोग कहते हैं रेडक्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण आपको 1947 में कितना में 1947 में कौन किए थे जानते हैं? तो आपको सर रेडक्लिफ ने किए थे। कौन किए थे? सर रेडक्लिफ ने।
इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो आप देख रहे हैं 32 नंबर प्रश्न साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको ए हो जाएगा, यानी कि भारतवर्ष का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि सभी लोगों को ये प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को इन प्रश्नों में कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए साथियों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा जो किया था वो आपको कब किया था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है 16 अगस्त 1932। क्या कह रहा है कि 16 अगस्त 1900 कितना को, तो आपको 32 को। ऑप्शन बी कह रहा है 16 अगस्त 1946। उसके बाद कह रहा है 16 फरवरी 1946, 26 अक्टूबर 1947। तो देखिए तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन जो है वो आपको दिए गए हैं। तो देखिए तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा क्या था कि आपको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो था वो आपको मनाया गया था। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो आपको कब मनाया गया था, तो आप क्या कहोगे 16 अगस्त 1946 को। किसके द्वारा, तो मुस्लिम लीग के द्वारा। और इस दिन जो था जहां भी आपको मुस्लिम बहुल प्रांत था वहां पर आपको भीषण दंगे हुए थे, जिसमें आपको काफी लोग जो थे इससे प्रभावित हुए थे। और ये जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है इससे आपको कोलकाता, नोआखली, इसके अलावा आपको बंबई, बिहार, ठीक है ना, ऐसे जगह जो थे वो आपको काफी ज्यादा क्या हुए थे कि आपको प्रभावित हुए थे। फिर आपको ऑप्शन ए में करा है 16 अगस्त 1932 को। तो देखिए 16 अगस्त 1932 को क्या हुआ था कि आपको सांप्रदायिक क्या है, सांप्रदायिक क्या है कि आपको जो पंचायत है क्या है, सांप्रदायिक पंचायत, इसकी क्या की गई थी कि आपको घोषणा की गई थी। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि सर सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने किया था, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसका नाम था आपको रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था उसका, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इसी रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा क्या हुआ था कि आपको सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। फिर है आपको 16 फरवरी 1946 को। तो 16 फरवरी 1946 को क्या हुआ था कि आपको नौसेना विद्रोह हुआ था भारत में। क्या हुआ था, नौसेना विद्रोह। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है आपको 26 अक्टूबर 1947 को। तो 26 अक्टूबर 1947 को ही क्या हुआ था कि आपको जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में क्या हुआ था कि आपको विलय हुआ था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो कश्मीर रियासत है, इस कश्मीर रियासत का विलय जो है आपको भारत में वो आपको कब हुआ था, तो 26 अक्टूबर 1947 को। और यह विलय जो किए थे राजा हरि सिंह। कौन किए थे, राजा हरि सिंह। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से साथियों याद रखना था। आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि देखिए कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कब किया था, तो 16 अगस्त 1946 को। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। लेकिन कुछ चीज मुस्लिम लीग से और याद रखिएगा, जैसे कि मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर क्या है, 22 दिसंबर 1939 को क्या किया था कि आपको मुक्ति दिवस मनाया था। क्या मनाया था, मुक्ति दिवस। तो इससे भी आप याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 22 दिसंबर 1939 को इस चीज को याद रखना है। उसके बाद मुस्लिम लीग के द्वारा क्या होता है कि 1940 में जो होता है वो आपको पाकिस्तान की मांग किया गया था। किसकी मांग किया गया था, पाकिस्तान की मांग। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद एक ईयर आप याद रखिएगा 1943 में मुस्लिम लीग ने क्या किया था कि आपको बांटो और छोड़ो का क्या किया था कि आपको नारा दिया था। तो अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा अपने किस अधिवेशन में दिया था, तो क्या कहेंगे 1943 कराची अधिवेशन में। मुस्लिम लीग ने आपको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था, 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो आपको 22 दिसंबर 1939 को। फिर यहाँ से एक बात आती है कि आपको पाकिस्तान शब्द को जो दिया था वो किसने दिया था, तो याद रखिएगा पाकिस्तान शब्द को 1933 में चौधरी रहमत अली ने दिया था। तो ये सब एक ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो होते हैं साथियों वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि बताइए सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी, 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, ठीक है ना। तो सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा क्या हुआ था कि आपको जो भारतीय दलित लोग थे उनको क्या था कि आपको शेष हिंदुओं से अलग करने का क्या किया गया था कि आपको प्रयास किया गया था। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए तो ये जो 33 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को किया गया था। और एक चीज याद रखिएगा, मुस्लिम लीग बार बार आ रहा है तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है उसको भी याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कर रहा है वो क्या कह रहा है, देखिए
करा कि किस रियासत के प्रतिनिधि जो थे संविधान सभा में जो थे वो आपको क्या हुए थे कि सम्मिलित नहीं हुए थे। देखिए यह चर्चित प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है जूनागढ़, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी आपको जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी पटियाला। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं हैदराबाद रियासत, इसके प्रतिनिधि जो थे वो आपको संविधान सभा में क्या हुए थे कि आपको शामिल नहीं हुए थे। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर जो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो संविधान सभा गठित हुआ था, उस संविधान सभा के अनुसार टोटल जो सदस्यों की संख्या थी वो आपको कितनी थी। तो देखिए तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठित जो संविधान सभा था उसमें आपको टोटल 389 सदस्य होने थे, जिसमें से आप याद रखेंगे कि आपको 292 सदस्य जो था वो आपको क्या था जानते हैं कि आपको ब्रिटिश प्रांतों से, कहां से था, ब्रिटिश प्रांतों से, ठीक है ना। और 4 सदस्य जो था वो आपको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, कहां से, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। और इधर जो बच गया 93, तो 93 सदस्य जो थे वो आपको देसी रियासतों से आने थे, कहां से आने थे, देसी रियासतों से। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो संविधान सभा गठित हुआ था उसमें कितने सदस्य आने थे, तो आपको यानी कि टोटल 389, जिसमें से 292 जो था वो आपको कहां से आना था, तो आपको 11 को जो ब्रिटिश प्रांत था उससे, उसके बाद 4 सदस्य जो था वो आपको 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, और इधर जो था 93 सदस्य वो आपको देसी रियासतों से आना था। तो याद रखिएगा कि ये जो प्रांत के सदस्य थे उनका क्या होना था कि आपको चुनाव होना था, जबकि देसी रियासतों का मनोनयन होना था। तो यहाँ से आपका प्रश्न पूछ रहा है कि किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो हम कहेंगे आपको हैदराबाद। और हैदराबाद से एक चीज याद रखिएगा कि हैदराबाद को भारतीय संघ में ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। किसके तहत मिलाया गया था, ऑपरेशन पोलो के तहत। तो इससे भी साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रियासत को सैनिक कार्यवाही के द्वारा ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था, तो क्या कहेंगे, हैदराबाद। और हैदराबाद के जो शासक होते थे उसे हम लोग निजाम कहते थे, क्या कहते थे, निजाम। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपको किस रियासत के जो राजा होते थे उसे आपको निजाम कहा जाता था, तो क्या कहोगे, हैदराबाद, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखिए जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा 26 अक्टूबर 1947 को। और विलय कौन किया था, तो आपको राजा हरि सिंह, कौन किए थे, राजा हरि सिंह। तो इन चीजों को भी साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जो होते हैं अक्सर आपको पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। फिर जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया था, तो जूनागढ़ को भारतीय संघ में जो था वो आपको जनमत संग्रह के आधार पर, कैसे, जनमत संग्रह कहेंगे, क्या कहेंगे, जनमत संग्रह के आधार पर जो है वो आपको क्या था कि जूनागढ़ को जो था वो आपको भारतीय संघ में जो था साथियों वो आपको मिलाया गया था। तो इन चीजों को याद रखना है। पूछेंगे सैनिक शक्ति के आधार पर, तो आपको हैदराबाद को, और हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे वो आपको क्या हुए थे जानते हैं कि संविधान सभा में जो थे वो आपको शामिल नहीं हुए थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजें होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये जो प्रश्न है 34 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और देखिए अब जो भी प्रश्न एनालिसिस हो रहा है, ये प्रश्न एनालिसिस होने के बाद इसके जो आपको पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, तो आप वहां से उसे क्या कर लेंगे, देख लेंगे। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, समझिए। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत जो है वो आपको शिक्षा आती है, मतलब पूछा जा रहा है आपको कि शिक्षा जो है किस सूची के अंतर्गत जो है वो आपको आती है, यही पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है केंद्रीय सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो देखिए शिक्षा जो है ना वो आपको संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा साथियों कि ये जो आपको संवर्ती सूची है, इस संवर्ती सूची में मूलतः कितने विषय थे यह जान लीजिए। तो देखिए तो संवर्ती सूची में मूलतः आपको 47 विषय थे, क्या थे, 47 विषय। जबकि आपको वर्तमान में जो संवर्ती सूची में अगर हम विषय की बात करेंगे तो हो जाएगा आपको 52 विषय, क्या हो जाएगा, 52 विषय। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो केंद्रीय सूची है या इसी को कहते हैं संघ सूची, इसमें शुरू में कितने विषय थे, तो देखिए तो संघ सूची में शुरू में आपको 97 विषय थे। कितने विषय थे, 97 विषय। और अभी जो आपको केंद्रीय सूची या संघ सूची में जो विषयों की संख्या वर्तमान में बढ़कर वो आपको 100 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 100 हो चुकी
चुकी है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है कि वर्तमान में कितने विषय है, तो आपको 100 विषय किस में, तो आपको संघ सूची या केंद्रीय सूची में। उसके बाद राज्य सूची में अगर हम बात करते हैं तो साथियों राज्य सूची में आपको शुरू में जो था मूल में विषयों की संख्या वो आपको 66 थी, क्या थी 66, और अभी जो हो गया है वो आपको 61 को हो गया है। तो इन चीज़ों को याद रखना है। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर समवर्ती सूची के विषय पर जो कानून बनाएंगे वो कौन बनाते हैं, तो देखिए समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है केंद्र और राज्य दोनों को है। किसको है, केंद्र और राज्य दोनों को है। मतलब कि समवर्ती सूची के विषय पर जो केंद्रीय विधायिका है अर्थात संसद और आपको क्या है राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकता है। लेकिन जब टकराव की स्थिति आएगी तो आपको केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून क्या हो जाएंगे कि आपको मान्य हो जाएंगे। फिर आपको ये जो संघ सूची है तो संघ सूची के जो विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो आपको केंद्रीय विधायिका को होती है अर्थात केवल संसद को होती है। तो इन चीजों को याद रखना है। और राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो आपको किसको होता है, तो आपको राज्य विधानमंडल को होता है। किसको होता है, राज्य विधानमंडल को होता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में क्या होता है कि आपको संसद भी राज्य सूची के किसी विषय पर कानून जो है बना सकता है जब आपको राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे, तब अनुच्छेद 249 के तहत। तो ऐसे परिस्थिति में लोकसभा 1 साल के लिए उस पर क्या कर सकता है कि आपको कानून बना सकता है। दूसरी बात कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो उस राज्य के लिए भी जो कानून बनाते हैं वो आपको संसद ही बनाते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो हमारे संविधान में ये जो आप देख रहे हैं केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यह आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या है कि आपको प्रेरित है। क्या है, प्रेरित है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि हमारे संविधान में ये जो आपको क्या जानते हैं कि आपको संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची यह किस एक्ट से प्रेरित है, तो हम कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। किससे है, गवर्नमेंट ऑफ क्या कहेंगे कि आपको इंडिया एक्ट 1935 से यह क्या है कि आपको प्रभावित है। तो साथियों इन चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो अगर यहाँ से जो भी प्रश्न आए आपके बोर्ड एग्जाम में आप इसको अच्छे से क्लियर कर लोगे। ज़्यादातर आता है आपको विषय के बारे में, जैसे पूछ देगा कि समवर्ती सूची में वर्तमान में कितना विषय है, तो क्या कहोगे, तो आपको 52 विषय है, ठीक है ना। उसके बाद पूछेंगे कि समवर्ती सूची में आपको शुरू में कितने विषय थे, तो 47। तो इसमें जो 5 विषय जोड़े गए थे समवर्ती सूची में वो कब जोड़े गए थे, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या हुआ था कि आपको राज्य सूची से 5 विषयों को हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। इसलिए समवर्ती सूची में विषय की संख्या 47 से बढ़कर कितना हो गया, तो आपको 52 हो गया। और ये जो राज्य सूची है इसमें विषयों की संख्या आपको 66 से घटकर कितना हो गया कि आपको 61 हो गया। और हमारे भारतीय संविधान में जो है वो आपको समवर्ती सूची का जो आपको प्रावधान है वो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपको क्या है कि आपको लिया गया है। और दूसरी बात ये जो देख रहे हैं आपको केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी शक्तियां है इसका जो बंटवारा है इसकी जो चर्चा की गई है वो आपको संविधान के 7वीं अनुसूची में की गई। मतलब कि 7वीं अनुसूची में आपको तीनों सूची के बारे में क्या की गई कि आपको चर्चा की गई। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। और हमारे संविधान में ये जो देख रहे हैं आप संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इसकी जो अवधारणा है वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या है कि आपको प्रेरित है। संघ सूची के विषय पर कानून संसद बनाएगी, राज्य सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल, जबकि समवर्ती सूची के विषय पर आपको केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे। लेकिन जब टकराव की स्थिति आएगी, समान कानून जब बढ़ जाएंगे तो वहां पे केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून क्या होंगे कि आपको मान्य होंगे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 35 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है, तो शिक्षा जो समवर्ती सूची के अंतर्गत, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर आपको सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग बताएंगे, और आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग हमें बताएंगे। और साथियों आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लगता हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे ठीक है ना उतने अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपके लिए लेकर क्या करेंगे कि आपको आएंगे। क्योंकि देखिए इस कंटेंट को तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा क्या होती है कि आपको मेहनत लगती है। मतलब यूं ही ये कंटेंट जो होते हैं आपको तैयार नहीं हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं आपको लगे रहते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए तो यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्या, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। देखिए कह रहा है कि पुलिस, ठीक है ना, जनगणना, भूआगम, लोक स्वास्थ्य एवं आपको सफाई क्या है, सफाई। तो देखिए तो ये जो जनगणना है ना यह आपको संघ सूची का विषय है। किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गई जनगणना। तो जनगणना के बारे में साथियों कुछ चीज याद रखिएगा। जैसे देखिए कि भारत में जनगणना की शुरुआत जो होती है 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के
कार्यकाल में। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारत में जनगणना की शुरुआत किस वायसराय ने किया था, तो आप क्या कहोगे? लॉर्ड मेयो ने। और लॉर्ड मेयो के समय में कब शुरुआत हुआ था? 1872 में। लेकिन हमारे भारत में नियमित और वैज्ञानिक रूप से जो जनगणना की शुरुआत होती है 1881 में, आपको लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। और भारत में जो जनगणना होती है वो आपको 10 वर्ष बाद होती है। क्या होती है? 10 वर्ष बाद होती है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है, तो क्या कहिएगा? तो आपको प्रत्येक आपको 10 वर्ष बाद होती है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि सर संघ सूची में और भी कोई विषय है, उसके बारे में बताइए। तो देखिए, तो जनगणना हो गया, इसके अलावा आपको क्या हो गया कि आपको रेल हो गया। क्या हो गया? रेल हो गया, डाक हो गया, तार हो गया। क्या हो गया? तार हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपको संचार हो गया। क्या हो गया? संचार, टेलीफोन। देखिए सब जो है संचार का ही कहीं ना कहीं आपको हिस्सा है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको अणुशक्ति हो गया। क्या हो गया? अणुशक्ति हो गया। इसके अलावा आपको विदेश नीति हो गया। क्या हो गया? विदेश नीति। विदेश नीति के अलावा जो हो जाएंगे आपको प्रतिरक्षा। क्या है? प्रतिरक्षा इत्यादि। तो देखिए, तो ये सभी विषय जो है ना वो आपको संघ सूची के विषय, और संघ सूची में राष्ट्रीय हित से जुड़े हुए विषय को रखा गया। फिर यहाँ से आपको पुलिस। तो देखिए, पुलिस जो है वो आपको राज्य सूची का विषय। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय। इसके अलावा आपको लोक स्वास्थ्य, इसके अलावा आपको सिंचाई, सफाई, ये सभी जो है आपको राज्य सूची का ही क्या होते हैं कि आपको विषय होते हैं। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और देखिए, ये जो संघ सूची है इसमें वर्तमान में विषय की संख्या कितनी है? तो आपको 100 है, ठीक है ना। यानी कि वर्तमान में इसमें 100 विषय है, और आपको मूल में जो था संघ सूची में वो आपको 97 विषय था। तो इसी में से एक जनगणना भी जो है वो आपको संघ सूची का ही क्या है कि आपको विषय है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो 36 नंबर आपका प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत जो है वो आपको आ रहे हैं दिए गए ऑप्शन में से। तो आपको जनगणना हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे साथियों, आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोगों को अभी भी इन सभी प्रश्नों में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप लोग बताएंगे। जैसे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत में नियमित और वैज्ञानिक रूप से जनगणना की शुरुआत कराने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड रिपन को। और एक चीज याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन जब भी आएगा तो आप यहां से एक चीज याद रखोगे कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? तो आपको जनक कहा जाता है। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। भारत में जनगणना शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो आपको लॉर्ड मेयो को। और लॉर्ड मेयो ने 1872 में भारत में क्या किया था कि आपको जनगणना की शुरुआत किया था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और सबसे पहले जनगणना की शुरुआत जो हुई थी आपको स्वीडन से हुई थी। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए देखिए क्या प्रश्न कर रहा है, कल भी आप लोग इसे पढ़े थे। कह रहा है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सर्वप्रथम किस वर्ष और किस अधिनियम द्वारा क्या था कि आपको अस्तित्व में आया था। देखिए, तो आप लोगों को इसका आंसर जो है स्वयं देना है, ठीक है ना। तो आप लोग जब तक इसका आंसर दीजिए, जब तक हम भी थोड़ा सा क्या है कि आप लोगों के लिए 2 मिनट जो है आपको वेट करेंगे। 2 मिनट बहुत हो जाएगा भाई, बस मुश्किल से 10 सेकेंड, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, ठीक है ना। चलिए जल्दी से दीजिए, और भी लोगों का आंसर आना अभी बाकी है। चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखिए क्या कह रहा है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सर्वप्रथम किस वर्ष और किस अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आया था। तो देखिए कह रहा है कि 1909 ईस्वी में का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बाद कह रहा है कि 1919 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बाद कह रहा है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1947 ईस्वी का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी का क्या था कि आपको जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट था, क्या था? इंडियन काउंसिल्स एक्ट, ठीक है ना। इसको सुधार लीजिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं होगा, यहां पर आप कर लीजिएगा इंडियन, क्या कर लीजिएगा? इंडियन काउंसिल्स। क्या है? काउंसिल्स एक्ट 1909। इसी के द्वारा क्या हुआ था कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को सर्वप्रथम लाया गया था। और सबसे पहले आपको क्या हुआ था कि मुस्लिमों को, किसको? मुस्लिमों को जो था आपको क्या हुआ था जानते हैं कि आपको पृथक निर्वाचन प्रणाली जो था वो आपको दिया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत सबसे पहले क्या था कि आपको किसे पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था, तो हम क्या कहेंगे? तो आपको मुस्लिमों को। लेकिन 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था
इसके द्वारा इसका क्या किया गया था कि आपको विस्तार किया गया था। और 1919 के जो एक्ट था उस एक्ट के द्वारा क्या था कि आपको आंग्ल भारतीय क्या था कि आपको आंग्ल भारतीय के अलावे जो आपको यूरोपियन है क्या है, यूरोपियन है, ठीक है ना, यूरोपियन के अलावे आपको क्या है कि जो सिख है क्या है, सिख है, ईसाई है, इस सब को क्या किया गया था कि आपको पृथक निर्वाचन जो था वो आपको दिया गया था। और पृथक निर्वाचन जो था वो आपको समझिए कि जहर के समान था, ऐसा हम नहीं कहते हैं, आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। और देखिए ये जो पृथक निर्वाचन है यह देने का अंग्रेजों का मंशा एक ही था कि भारत को किसी भी प्रकार से क्या करना है कि आपको बांटना है, मतलब कि डिवाइड एंड रूल के नीति को क्या करना है कि आपको अपनाना है और इसके तहत जो है अधिक से अधिक दिनों तक जो है भारत पर शासन करना है। तो 37 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा 1919 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी कि भारत परिषद अधिनियम। और इसी एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, 1919 का जो ये अधिनियम है इसी को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा साथियों, इसी को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है वह आपको कब आया था, तो क्या कहेंगे 1909 में, ठीक है ना। और इसी का ऑफिशियल नाम है इंडियन काउंसिल्स एक्ट। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में मार्ले जो था भारत के मंत्री थे या भारत सचिव थे, जबकि मिंटो जो थे वह भारत के क्या थे कि आपको वायसराय थे। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना। और आपको कहीं से किसी प्रकार के इन प्रश्नों में दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके क्या करोगे, बताओगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वह क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि किस वायसराय ने क्या है कि 24 मार्च 1947 को वायसराय के पदभार जो थे वो आपको ग्रहण किए थे। यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 24 मार्च 1947 को। तो आपको शुरू में ही बताए थे वो कौन है जानते हैं, तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन, क्या कहेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। यही आपको 24 मार्च क्या होता है कि आपको 1947 को भारत का वायसराय बनकर क्या होता है कि आपको आता है। इसमें और भी आपको क्या है कि आपको वायसराय का नाम दिया गया है। जैसे देखिए लॉर्ड लिनलिथगो, तो लॉर्ड लिनलिथगो जो है 1900 कितना से जानते हैं कि आपको 36 से, कितना से 1936 से 1900 कितना तक जानते हैं कि आपको 43 तक जो रहता है वो आपको भारत का क्या रहता है कि आपको वायसराय रहता है। इसको याद रखना है। लॉर्ड वेवेल 1943 में भारत का वायसराय बनकर आता है और आपको 1947 तक जो होता है वो आपको भारत का वायसराय रहता है, यानी 24 मार्च से पहले तक। तो इसको याद रखिएगा। लॉर्ड इरविन भारत का जो वायसराय बनकर आते हैं वो आपको 1900 कितना में जानते हैं, तो आपको 26-27 इसको देख लीजिएगा। 1926-27 में यह भारत का वायसराय बनकर आता है। इन चीजों को आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी, क्या आएगी, प्रश्न आएगी कि ये जो लॉर्ड लिनलिथगो है, ठीक है ना, इससे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के समय भारत के वायसराय कौन थे। देखिए क्या पूछा जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के समय भारत के वायसराय कौन थे। दूसरी बात पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों के शुरू होने के समय जो तो भारत के वायसराय वो कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू होता है, 1939 में, ठीक है ना। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो यह आपको 1942 में। तो इन चीजों को याद रखना है। लॉर्ड वेवेल, तो देखिए लॉर्ड वेवेल जो है वह आपको क्या होते हैं जानते हैं कि भारत के वायसराय बनकर 1943 में आते हैं। और ये जो लॉर्ड वेवेल है साथियों इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कीजिएगा। क्या जानते हैं कि जब आपको भारत का संविधान सभा गठित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड वेवेल। तो देखिए यहाँ से ये भी प्रश्न कंपटीशन के एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं कि संविधान सभा गठित होने के समय क्या है, गठित होने के समय जो भारत का वायसराय था वो आपको कौन था। तो संविधान सभा गठित होने के समय भारत का जो वायसराय था वो आपको लॉर्ड वेवेल थे। उसके बाद है आपको लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में आप याद रखिएगा कि भारत के स्वतंत्रता के समय ये क्या थे कि भारत के वायसराय थे। तो याद रखिएगा भारत के स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के क्या कहेंगे समय, क्या है समय, जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे जानते हैं, तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। फिर है लॉर्ड इरविन। तो याद रखिएगा लॉर्ड इरविन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के समय क्या थे कि आपको भारत के वायसराय थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो क्या कहेंगे, तो आपको लॉर्ड इरविन। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1930 में, कब तक चला था,
1931 तक, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरे टर्म में 1932 में शुरू होता है, 1934 तक जो होता है वो आपको चलता है। तो साथियों इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज़ होंगे समझ में आ गए होंगे। और देखिए लॉर्ड इरविन के समय में ही आपको साइमन कमीशन जो होता है वो आपको भारत आता है। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज़ होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे और कुछ चीज़ों को क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि ब्रिटेन 2 से 5 वर्षों में भारत छोड़ देगा, ठीक है ना। यह शब्द किसके है, क्या है, यह शब्द किसके है, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न को समझिए कि ब्रिटेन 2 से 5 वर्ष में भारत छोड़ देगा, यह किसके शब्द है। तो देखिए यह शब्द जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके बारे में याद रखिएगा, ये आपको भारतीय विदेश नीति के क्या थे, कि आपको जनक थे। तो यहाँ से याद रखिएगा भारतीय विदेश नीति क्या है, भारतीय विदेश नीति का जो जनक थे वो कौन थे जानते हैं, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन चीज़ों को याद रखना है। दूसरी बात कि ये आपको प्रथम क्या थे, कि आपको प्रधानमंत्री थे, क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्हें हम लोग महामना के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। और इन्होंने क्या किए थे जानते हैं कि आपको बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय उसकी क्या किए थे कि आपको स्थापना किए थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन्हें भारतीय संविधान का क्या कहते हैं जानते हैं कि आपको जनक कहते हैं। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का क्या है, भारतीय संविधान का जो जनक कहते हैं वो किन्हें कहते हैं। तो साथियों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का जो जनक है डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहते हैं। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे आपको प्रारूप समिति के क्या थे, कि आपको अध्यक्ष थे। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो यहाँ से एक चीज और रिकॉल कर लीजिए, प्रारूप समिति का गठन कब होता है, तो आपको 29 अगस्त 1947 को। और इस प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित जो सदस्य होते हैं वो आपको कितने होते हैं, तो वो आपको 7 होते हैं। क्या होते हैं, 7 होते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें हम लोग अजात शत्रु क्या है, इन्हें हम लोग अजात शत्रु के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए अजात शत्रु क्या है, अजात शत्रु। और आपको क्या होगा जानते हैं कि देश रत्न किसे कहा जाता है, तो देखिए अजात शत्रु और देश रत्न की जो उपाधि है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे देश के पहले क्या थे कि आपको राष्ट्रपति थे। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो यहाँ से प्रश्न आपका वही कह रहा है कि ब्रिटेन 2 से 5 वर्षों में भारत छोड़ेगा, यह किसके शब्द है, तो क्या कहेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोग भारतीय विदेश नीति का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। यह स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री थे। और अब तक प्रधानमंत्री के रूप में सबसे जो लंबा कार्यकाल है वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। कब से कब तक, तो 1947 से 1964 तक। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है आपको महामाना की उपाधि किसे दिया गया है, तो आपको पंडित मदन मोहन मालवीय को। भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहते हैं, तो आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर को। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को कौन किया था, तो आपको संविधान सभा ने। और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और प्रारूप समिति में आपको अध्यक्ष सहित जो सदस्यों की संख्या थी वो आपको कितनी थी, तो आपको 7 थी। उसके बाद है आपको अजात शत्रु और देश रत्न की उपाधि जो है किसे दिया गया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आइए। कह रहा है कि पुनः समझौता, ठीक है ना, महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच जो है वो आपको कब हुआ था। यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पुनः समझौता के बारे में पूछा जा रहा है कि यह समझौता कब हुआ था। 24 सितंबर 1931, 24 सितंबर 1932, 16 अगस्त 1932। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1932 को क्या होता है कि आपको पुनः समझौता होता है किसके बीच, तो आपको महात्मा गांधी, क्या कहेंगे, महात्मा गांधी और आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच। किसके बीच, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो पुणे समझौता है यह आपको कहाँ हुआ था, तो हम कहेंगे पुणे के आपको यरवदा जेल में। क्या हुआ था, पुणे के जो यरवदा जेल है, इसी यरवदा जेल में पुणे समझौता जो था 24 सितंबर 1932 को हुआ था। क्यों हुआ था, तो देखिए तो 16 अगस्त 1932 को क्या हुआ था कि आपको सांप्रदायिक पंचायत की क्या की गई थी, कि आपको घोषणा की गई थी। किसके, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, या इसी को हम लोग कहते हैं कम्युनल अवार्ड। क्या कहते हैं, कम्युनल
अवार्ड। तो ये जो कम्युनल अवार्ड है इसकी घोषणा कब होती है? तो 16 अगस्त 1932 को, ठीक है ना। और इसकी घोषणा करने वाले जो आपको ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या है? रैमजे मैकडोनाल्ड। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं कम्युनल अवार्ड, तो इस कम्युनल अवार्ड के तहत क्या था कि आपको जो भारतीय दलित वर्ग थे उसको क्या था जानते हैं कि आपको शेष हिंदुओं से अलग करने का प्रयास किया गया था। अर्थात यहाँ पर भी अंग्रेजी सरकार डिवाइड एंड रूल की नीति को क्या किया कि आपको अपनाया। तो इसी से दुखी होकर गांधी जी जो होते हैं वो आपको क्या करते हैं? उपवास की घोषणा कर देते हैं। तब चलकर क्या होता है कि उस समय जो होते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और आपको महात्मा गांधी के बीच क्या होता है कि 24 सितंबर 1932 को क्या होता है कि आपको पुनः समझौता जो है वो आपको होता है। तो यहाँ इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। तो आपके प्रश्न में ही कह रहा है कि पुनः समझौता जो है किसके बीच हुआ था? तो देखिए यहीं पे दे दिया हुआ है महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच। और ये जो आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब है इन्हें माहर का महात्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माहर का महात्मा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि माहर का महात्मा जो है किसे कहा जाता है? तो आप क्या कहोगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को। इसके अलावे अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किए थे जानते हैं? तो आपको अनुसूचित जाति संघ की जो स्थापना किए थे वो आपको कौन जानते हैं? तो आपको बी आर अम्बेडकर साहब। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अनुसूचित जाति संघ की जो स्थापना है वो कौन किए थे तो क्या कहेंगे? तो आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कब किए थे? 1927 में। तो देखिए, तो यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे इन सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो आइए इसको थोड़ा सा हम रिकॉल करवा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि पुनः समझौता जो है महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को। कहाँ हुआ था? तो पुणे के येरवडा जेल में। क्यों हुआ था? तो जब रमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को क्या हुआ था? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। तो इसी से गांधी जी जो थे वो आपको क्षुब्ध हो गए और उपवास की घोषणा कर दिए। तो गांधी जी को मनाने के लिए ही क्या होता कि आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच क्या हुआ था कि आपको पुनः समझौता जो था वो आपको हुआ था। और इसके द्वारा जो प्रांतीय आपको जो क्या है विधानसभा है उसमें आपको दलितों के लिए जो सीटों की संख्या थी उसको क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि पुनः समझौता जो है आपको जो हुआ था या इसी को पुनः प्रकट करते कब? तो 24 सितंबर 1932 को। फिर ये पुनः समझौता कहाँ हुआ था? येरवडा जेल, ठीक है ना, पुणे यानी महाराष्ट्र में। फिर यहाँ से बात आएगी सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी? 16 अगस्त 1932 को। सामुदायिक पंचायत की घोषणा कौन किए थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। सामुदायिक पंचायत को हम लोग कहते हैं आपको क्या जानते हैं? कम्युनल अवार्ड। फिर यहाँ से आएगा एक प्रश्न के बताइए माहर का महात्मा किन्हें कहा जाता है? तो आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना कौन किए थे जानते हैं? तो आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कब करते हैं? 1927 ईस्वी में थे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। तो इस 40 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये जो सेशन है वो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो साथियों आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है ना। तो साथियों आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं फिर कल। जब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि। टेक केयर ऑल ऑफ यू।